Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Good morning, sir. sir. Any questions on Keynes? Everybody, good morning, Manishwi and others. Shraddha, Adit. Any question on Keynes? The only problem is today my Microsoft whiteboard is not working. Neeraj, very good morning. Everybody, good morning. My whiteboard is not working. I want to teach money supply today. If there are any question on Keynes, we can start with this. Yes, my board is not working today. Somehow I have to, good morning, not so good morning, because my board has stopped working. There is some, actually I can connect this board to another laptop, but that will take 5 more minutes. That will waste a lot of time. I can do that also. Yes, MPS plus MPC is 1. So what shall be done? Shall I teach inflation today, which does not require any board? होगा 17 दिसंबर से होगा तान्या सिंह 17 दिसंबर। इन्फॉर्मेशन आई है कि 17 दिसंबर से बस थर्ड ईयर वालों का खुल रहा है। नहीं सबका होगा, 17 दिसंबर से सबका हो जाएगा, लेकिन 17 दिसंबर से टाइम तो कम मिलेगा ना। इधर तो हम अपना सैटरडे संडे वगैरह पढ़ा सकते हैं, और व्हाइट बोर्ड के बिना हमारा पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे तो आप कब से होंगे? हम तो एक दिन भी नहीं हो सकते, हम तो टीचर ही नहीं, रिटायर्ड टीचर है। जिस दिन प्रशांत जी कह देंगे हम हो जाएंगे, बट जनरली द डेट इज 17th December. It is expected date is 17th December, right? तो हाँ बोलिए श्रद्धा यादव। यस प्लीज सर, मनी इल्यूजन क्या होता है? हाँ वो पढ़ा देता हूँ, ये चीजें पढ़ा सकता हूँ, दैट आई कैन, क्योंकि बोर्ड के काम न करने से आज बड़ी दिक्कत है। कल तक मैं करा लूंगा, ठीक। बिकॉज यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। मनस्वी सिंह ने कहा कि मेरे को सुनाई नहीं पड़ा कुछ, और डायग्राम्स के बिना कैसे बताऊंगा। मैंने 2-3 कंसेप्ट समझाए थे। वन इज मनी इल्यूजन, इन हिंदी वी कॉल इट मुद्रा विभ्रम। This is the basic idea from which Keynes started. If you remember my earlier classes, we said that in classical theory, they have a set of axioms. जब भी हम क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं तो कुछ एक्सियम्स माने जिनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ऐसी चीजें मान लेते हैं। जनरली दे स्टडी माइक्रो, दे स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जनरली दे स्टडी स्टैटिक, other things remaining same, अन्य बातें समान रहने पर। And one of the important assumption is money does not create illusion. मुद्रा से कोई भ्रम नहीं होता। अब ये 2 कारणों से सही है। दिस इज ट्रू बिकॉज ऑफ 2 reasons. क्लासिकल्स ने कब से लिखना शुरू किया? 1776 से। कब तक लिखते रहे? 1924, है ना। पीगू 1924, मार्शल 1917, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो व्हाट हैपेंड इज कि उनके जमाने में चलता था गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स, एंड गोल्ड एंड सिल्वर जो था, इट हैड इट्स ओन यूटिलिटी, इनका अपना उपयोगिता भी होती थी। तो दे कैन बी ऑलवेज चेंज विद गुड्स एंड दे कैन ऑलवेज बी यूज्ड। तो जो मनी था उसके बढ़ने और घटने पर लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी? जितना गोल्ड और सिल्वर देश में होगा उतना ही मनी क्रिएट होगा। तो मनी वाज आल्सो लाइक ए कमोडिटी एंड इट वाज डिपेंडेंट अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन 1917 के बाद इन मोस्ट कंट्रीज करेंसी, दैट मीन्स पेपर करेंसी, began to take place, rather replace the gold and silver. मुद्रा कौन सी बन गई? कागजों की बन गई। और जो कागजी मुद्रा होती है उसको हम कहते हैं फिएट मनी। फिएट माने इट डज नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका आंतरिक मूल्य तो कोई होता नहीं। ये तो सिर्फ जो लिखा हुआ होता है, आई प्रॉमिस टू पे ₹100 या आई प्रॉमिस टू पे ₹2000,
उसी के आधार पर चलती है, तो इसका अपना कोई मूल्य नहीं होता। और इसको सरकार कितना भी छाप सकती है, इट कैन बी पब्लिश्ड एट मेनी टाइम्स। तो जब से पेपर करेंसी आई तो फर्क क्या पड़ गया? फर्क ये पड़ गया कि इफ आई हैव 20,000 रुपीज, राइट, तो आई हैव टू यूज इट इन कंजम्पशन और आई कैन सेव इट। कंजम्पशन माने मैंने उससे कोई सामान खरीद लिया, इट्स ऑल राइट। जो मैंने सेव किया इन बैंक्स और एट एनी अदर प्लेस, उससे बैंक ने क्या किया? लोगों को उधार दे दिया मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, और उससे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, वट एवर इट माइट हैव। लेकिन एक और चीज भी हो सकती है जो कि गोल्ड में भी हो सकती थी, दैट इज कॉल्ड एज होर्डिंग। मैंने उसे अपनी अलमारी में छुपा के रख लिया और इसको अगले साल काम करूंगा, उससे अगले साल काम करूंगा। आई कीप इट लिक्विड बट आई होल्ड इट। तो ये जो मनी थी ये मार्केट में कंजम्पशन के लिए नहीं आई, तो ना कंजम्पशन के लिए आई और ना इन्वेस्टमेंट के लिए आई। व्हाट हैपेंस इज कि अगर मान लीजिए मेरे पास 20,000 रुपए थे, मैंने 2,000 छुपा लिए और पूरे देश के हर आदमी ने 2-2 हजार छुपा लिए, तो डिमांड जो कमोडिटीज की आई फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट वॉट एवर इट इज, तो जो डिमांड, व्हाट हैपेंड नैन्सी वर्मा? नैन्सी वर्मा, कम अप एंड से व्हाट यू वांट टू से। सर कोई पूछ रहा था कि बोर्ड यानी दिख रहा है क्या, वही बता रही नहीं। क्या? सर कोई पूछ रहा था कि बोर्ड दिख रहा है क्या, वही बता रहे थे कि नहीं हाँ, दिख रहा है। बोर्ड मैंने बताया ना, बोर्ड या तो फिर 5 मिनट का हमको आप टाइम देते, लेकिन फिर हम पूरा लैपटॉप चेंज करना पड़ेगा मुझे। ये वाला बोर्ड इस लैपटॉप से आज कंसिस्टेंट नहीं है, इसीलिए तो मैं ऐसे टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर सब लोगों ने इसको छुपा के रखना शुरू किया, तो केन्स ने क्या बताया? हर आदमी अपनी इनकम में से कुछ सेविंग जरूर करता है, दैट इज नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यानी वॉट एवर इज हिज इनकम, ही डज नॉट कंज्यूम इट फुल्ली, वो पूरा कंज्यूम नहीं करता, ही सेव्स। जो सेविंग करते हैं, अगर हर आदमी सेव करता चला जाए तो फिर क्या होगा? इफ आई डोंट यूज माई इनकम टू कंज्यूम या टू इन्वेस्ट, तो वो पैसा दूसरे के पास नहीं जाएगा। जो दूसरे के पास नहीं जाएगा तो उसका कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट इफेक्टेड होगा, फिर तीसरे का होगा, फिर चौथे का होगा। बिकॉज सोसाइटी इज नॉट मेड ऑफ वन इंडिविजुअल, इट इज मेड ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स। तो कैसे हम डिमांड को बढ़ाएं? डिमांड को बढ़ा कैसे सकते हैं? तो क्लासिकल थ्योरी में डिमांड को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। केन्स की थ्योरी में डिमांड को बढ़ाने का तरीका, जिसको मैंने कहा था हेलीकॉप्टर मनी, कंसेप्ट इज हेलीकॉप्टर मनी। लेकिन मैंने उस दिन एक तरीका बताया था। मान लीजिए कि हम राजस्थान में चले जाएं और वहां पानी की कमी है, हम जानते हैं पानी बरसता ही नहीं है। सारे जितने हमारे बेरोजगार हैं उनको इकट्ठा कर लें, 2 हिस्सों में बांट लें। लेट द फर्स्ट पार्टी डिग ए पॉन्ड, एक पार्टी क्या करे, तालाब को खोदे, दूसरी पार्टी क्या करे, उसी तालाब को बंद करे। मतलब क्या हुआ? कुछ करना नहीं है, यूजफुल इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करनी है। वॉलीबॉल खेलें, फुटबॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें, कुश्ती खेलें, कबड्डी खेलें, लेकिन शाम को इनको अगर आप पैसे दे दें, वंस दे गेट मनी, जैसे कि आजकल दिया जा रहा है ना, किसान सम्मान योजना 3,000 रुपए, ये योजना 6,000 रुपीज, वृद्धावस्था पेंशन योजना, दीज पीपल आर नॉट एडिंग टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये लोग क्या कर रहे हैं? आर्थिक क्रियाएं नहीं कर रहे हैं। दे डू नॉट हैव एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी टू डू, they do not produce anything, but they get money and they demand commodities. So aggregate demand will rise. Aggregate demand is demand of commodities and services that will rise. अच्छा, अगर सप्लाई नहीं बढ़ी हुई है, if the supply has not increased, तो होगा क्या? Supply is limited, demand is increased. तो इससे क्या होगा? प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। प्राइसेस बढ़ने को हम क्या कहते हैं, उसी को मैं पढ़ाऊंगा बाद में। इन्फ्लेशन, द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज आर राइजिंग। जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो जो इन्वेस्टर होता है उसको क्या लगता है, मैंने बनाया 1,000 में, सामान बिक रहा है 1,025 में, आई एम गेटिंग ए प्रॉफिट। हायर द प्रॉफिट ही इन्वेस्ट्स। वो क्या करता है? निवेश करता है, ही इन्वेस्ट्स। जब वो निवेश करता है तो क्या होता है? ही डिमांड्स लेबर एंड कैपिटल, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर
करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट ए मनी इल्यूजन। ये इल्यूजन क्या है, हम मनी को वेल्थ समझते हैं। इस वेल्थ समझने से क्या होता है, हम इसकी वजह से निर्णय गलत लेते हैं, वी टेक रॉन्ग डिसीजंस। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, सपोज देयर आर 2 कंपनीज इन इलाहाबाद एंड दे गेट यू जॉब। आपको 2 जॉब मिलने की उम्मीद है, कंपनी ए में और कंपनी बी में। दोनों आपको 40,000 की तनख्वाह दे रहे हैं, दे बोथ आर गिविंग यू ए सैलरी ऑफ 40,000। लेकिन एक दिक्कत है, कंपनी ए में जितने लोग काम करते हैं उनको 40,000 से कम मिलता है, कंपनी बी में जितने लोग काम करते हैं उनको 40,000 से ज्यादा मिलता है। आप कौन सी कंपनी चुनेंगी? नेचुरली यू विल चूज कंपनी ए, क्योंकि आपको 40,000 मिल रहा है और सबसे ज्यादा मिल रहा है। आप मनी की रियल वर्थ नहीं देख रही हैं। आप मनी की रियल वर्थ माने 40,000 में सामान तो उतना ही आएगा, चाहे कंपनी ए में काम करो चाहे कंपनी बी में काम करो। लेकिन आप मनी को कंपेरेबल वेल्थ के रूप में देख रहे हैं कि मेरा पैसा ज्यादा है, मेरा धन ज्यादा है, जबकि धन ज्यादा नहीं है। क्योंकि मनी क्या है, इट्स ए वेल, ये एक पर्दा है। इससे क्या खरीद सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, वी कैन परचेज कमोडिटीज एंड सर्विसेज। लेकिन हमें ये वेल नहीं दिख रहा, हमें 40,000 दिख रहा है और ये दिख रहा है कि बाकी लोगों को हमसे कम मिल रहा है। दिस इज इल्यूजन। इल्यूजन माने वी थिंक मनी इज द रियल वेल्थ, ये असल में हमारी इनकम है या ये हमारी वेल्थ है। तो जब हमारे पास मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो वी थिंक कि हमारी वेल्थ बढ़ गई, एंड देन वी स्टार्ट यूजिंग मोर मनी टू परचेज कमोडिटीज। ये इल्यूजन के कारण हमारे डिसीजंस गलत होने लगते हैं। ये डिसीजन कभी भी आपको दिखाई देंगे। अगर आपने कोई मकान 1 करोड़ रुपए का खरीद लिया, 10 दिन बाद भी उसको आपको बेचना हो तो चाहे कुछ हो जाए आप 1 करोड़ से ज्यादा का ही बेचेंगे, क्योंकि आपको लगता है वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है, आपको रुपए से मतलब है 1 करोड़। तो दिस इज कॉल्ड एज मनी इल्यूजन। तो केन्स यूज्ड ए कंसेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन, जिससे क्या हो सकता है, बाय प्रिंटिंग मोर करेंसी बाय द गवर्नमेंट, सरकार ज्यादा मुद्रा छाप करके हेलीकॉप्टर से उड़ा दे एंड पीपल विल गेट दिस मनी। 100 रुपी नोट, 500 रुपी नोट, जैसे ही उनको ये पैसा मिलेगा, आसमान से उड़ा हुआ पैसा मिलेगा, बिना किसी उत्पादक काम के किया हुआ पैसा मिलेगा, विदाउट एनी एक्टिविटी इनको पैसा मिलेगा। What will they do? They will go into the market, purchase commodities, create inflation, and this inflation will lead to investors. इन्वेस्टर को क्या लगेगा, खूब प्रॉफिट हो रहा है, और जैसे ही उनको लगेगा प्रॉफिट हो रहा है, they will start actually investing. अब प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये समझ लेंगे तो शायद और अच्छा लगने लगेगा। केन्जियन थ्योरीज जो होती हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में जनरली लागू नहीं होती। इसको समझना पड़ेगा हमको। क्यों समझना पड़ेगा, एक अंदाज से समझने की कोशिश कीजिए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमको यह समझना इसलिए जरूरी है इंडिया के कंटेक्स्ट में कि हम जब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, जैसे भारत में तो मनी सप्लाई लगातार बढ़ रही है, अभी मैं मनी सप्लाई का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, आपने कभी ना कभी तो अखबार देखा ही होगा, यू मस्ट बी सीइंग दैट दी होलसेल प्राइसेस आर राइजिंग एंड दी रिटेल प्राइसेस राइजिंग, एवरी टाइम दे आर राइजिंग, बढ़ते ही चले जा रहे हैं प्राइसेस। और किसी किसी देश में तो प्राइस कितना बढ़ते हैं, यू जस्ट कांट इमेजिन, यू जस्ट कांट इमेजिन कितने प्राइसेस बढ़ते हैं। लेकिन हमारे देश में 5-6% प्राइस राइज पर एनम तो बड़ी आराम से होता है। इसका मतलब तो प्रॉफिट होगा या बाकी सारी चीजें होंगी, इसका मतलब इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं जाता है? हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं जाता है कि हम लेबर को ही अनएम्प्लॉयमेंट समझते हैं। हमारे देश में अगर कैपिटल नहीं है तो लेबर खाली तो काम नहीं करेगा ना, लेबर विल ऑल्सो नीड कैपिटल। तो इफ कैपिटल इज स्केयर्स एंड लेबर इज अबंडेंट, तो ऐसे देशों की अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बिकॉज लेबर इज सो मच that we are not able to supply capital with it, हम इसके संग पूंजी का सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। and if we are not able to supply capital, तो labor will remain unemployed। तो देश में, भारत में मनी इल्यूजन क्यों नहीं काम कर रहा है, और इंग्लैंड में क्यों काम कर रहा था? इंग्लैंड में मनी इल्यूजन इसलिए काम कर रहा था कि उस समय मैंने आपसे बताया कि 1924-25 के आसपास व्हाट हैपेंड वाज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया, उनकी इनकम्स कम हो गई,
जब इनकम्स कम हो गई तो डिमांड मार्केट में कम हो गई, तो प्राइसेस गिरने लगे। एंड वंस प्राइसेस स्टार्ट फॉलिंग, अनसोल्ड स्टॉक्स रहते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट्स डोंट कम। नए जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, निवेश होता है, वो नहीं आता। इट डजंट कम इन दी मार्केट। व्हाई? इट्स वेरी सिंपल, पिछले सामान बिका नहीं तो मैं अभी क्यों लगाऊंगा। तो इस वजह से वहां पर एक डेफिशिएंसी थी, किसकी? डिमांड की। मार्केट में डिमांड ही नहीं थी। अब आप एक अंदाज लगाइए कि इन 1924 में 1 रुपए का 24 किलो गेहूं मिलता था। 1942 में 1 रुपए का 42 किलो गेहूं मिलने लगा। दैट मीन्स द प्राइसेस ऑफ व्हीट वर फॉलिंग। अगर प्राइसेस गिर रहे हैं तो इसका मतलब इन्वेस्टर के दिमाग में क्या आइडिया जा रहा है? नो वन इज डिमांडिंग ए कमोडिटी। तो जो प्राइस मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है? जिस चीज का प्राइस बढ़े वी शुड डिमांड मोर, जिस चीज का प्राइस घटे वी आर नॉट डिमांडिंग इट, तो उसका प्रोडक्शन कम कर देते हैं। तो केन्स का मनी इल्यूजन विद एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट? प्रत्याशा किस चीज की? लाभ की। अगर लाभ की प्रत्याशा होगी, इफ ही एक्सपेक्ट्स प्रॉफिट ही विल इन्वेस्ट, इफ ही डज नॉट एक्सपेक्ट प्रॉफिट ही विल नॉट इन्वेस्ट। तो इस लाभ की प्रत्याशा को पूरा करने के लिए मनी इल्यूजन इज ए मेथड। Create more money in the market, supply more money in the market, and what will happen? Simply more demand will come, more prices will come, and people will invest more. ज्यादा निवेश लोग करने लगेंगे and employment will increase. So this was a Keynesian solution. Is money illusion clear बिटिया? यस सर। Okay. और कोई शब्द जो ना समझ में आ रहा हो? मेरा बोर्ड नहीं काम कर रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। हाँ मनस्वी, एनीथिंग एल्स? कोई सवाल पूछो। लिक्विडिटी ट्रैप बता दूं, जो तुम लोग कहोगे केन्स के बारे में, मैं इसलिए समझा देना चाहता हूं। सर लिक्विडिटी ट्रैप। हाँ, लिक्विडिटी ट्रैप भी बता देता हूं। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या? व्हाट इज लिक्विडिटी? हमने पहले दिन पढ़ाया था। लिक्विडिटी मीन्स वी वांट टू होल्ड मनी इन कैश। हम रुपए को अपनी जेब में रखना चाहते हैं। अब जब हम जेब में रखना चाहते हैं तो इट हैज नो रिवॉर्ड, इसका कोई प्रतिफल नहीं है। 1000 का नोट हम जेब में रख लें या 500 का नोट जेब में रख लें, उसको 5 साल तक रखे रहें, एक भी बच्चा नहीं देगा। ना उसमें से 10 का नोट पैदा होगा, ना उसमें से 20 का नोट पैदा होगा। ये कुछ जन्म नहीं देगा। इट विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ बेनिफिट। अब आप क्या कर सकते हैं? यू कैन गो टू बैंक, कीप इट देयर। तो अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो हर 500 एक साल बाद कितना? 30 रुपए आपको दे देगा। 8% रेट है तो आपको 40 दे देगा। तो दिस इज व्हाट यू कैन गेट इफ यू लीव लिक्विडिटी। तो जैसे ही आप लिक्विडिटी छोड़ देंगे तो यू गेट समथिंग, एंड व्हाट यू गेट इज इंटरेस्ट। बिल्कुल सिंपल है। इंटरेस्ट क्यों मिलता है? बिकॉज वी लीव लिक्विडिटी। हम अपनी जेब की तरलता छोड़ देंगे तो हमको उसके बदले में ब्याज मिलेगा। क्योंकि जो आदमी उस लिक्विडिटी को लेगा वो उसका इस्तेमाल करेगा। मे बी ही यूजेज इट एज ए कैपिटल, मे बी ही यूजेज इट एज कंजम्पशन, कुछ भी करने के लिए मान लीजिए लेता है। तो जो उधार ले रहा है ही इज गेटिंग लिक्विडिटी। हम क्या कर रहे हैं? वी आर लीविंग लिक्विडिटी। तो जब हम लिक्विडिटी देते हैं और जो लिक्विडिटी लेता है, इसके बदले में जो पेमेंट है दैट इज इंटरेस्ट, ब्याज होता है। गुड इनफ। ब्याज हाउस होल्ड लेना पसंद करते हैं, और कौन देना पसंद करता है? कैपिटलिस्ट, क्योंकि उसको कैपिटल के रूप में पैसा चाहिए। तो हम बैंक में जमा करते हैं। बैंकिंग जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसके इसको और पढ़ा दूंगा, और बैंक से वो पैसा ले लेते हैं, एंड दिस बिजनेस गोज ऑन। तो इंटरेस्ट इज ए पेमेंट ऑफ लिक्विडिटी। यानी हम लिक्विडिटी को छोड़ेंगे तो ब्याज मिलेगा। कम दिन के लिए छोड़ेंगे कम ब्याज मिलेगा, ज्यादा दिन के लिए छोड़ेंगे ज्यादा ब्याज मिलेगा। यानी अगर हम 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर देंगे तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% मिलेगा। अगर हम 1 साल के लिए करेंगे तो हमको कम मिलेगा, 1 महीने के लिए करेंगे तो और कम मिलेगा। तो हम लिक्विडिटी रखना क्यों चाहते हैं और पार्ट विद क्यों करना चाहते हैं? इंटरेस्ट के लिए। लेकिन एक और काम भी कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि हम इस मनी से इंटरेस्ट ना पाए। वी शैल नॉट टेक इंटरेस्ट फ्रॉम इट। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंटरेस्ट। क्यों? 6% मिलेगा, 7% मिलेगा, 4% मिलेगा, 5% मिलेगा। ठीक है, इतना तो इन्फ्लेशन भी हो जाएगा। मान लीजिए 6% इंटरेस्ट रेट मिला और 6% इन्फ्लेशन हो गया, तो हमें मिला क्या? इस साल का 100 का कंजम्पशन भी हमने छोड़ दिया। इस साल 100 रुपए में 10 आइसक्रीम आती थी, हमने छोड़ दिया, वी सेव्ड इट। अगली साल हमको 110 रुपया मिल गया, अगली साल आइसक्रीम का दाम 11 रुपए हो गया।
तो अगली साल भी हमको 10 ही आइसक्रीम मिल रही है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ इट? यानी उतनी ही आइसक्रीम एक साल बाद क्यों खाएं, आज ही क्यों ना खा लें? तो इंटरेस्ट एक पॉइंट हो सकता है, दैट कैन बी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक दूसरा काम होता है, हम ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। ये जो ज्यादा पैसा कमाना है इसे कहते हैं सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन टर्म का गलत मतलब आप लोग समझते हैं। सट्टेबाजी का मतलब कोई जुआ नहीं है। सट्टेबाजी इज इंटायरली डिफरेंट थिंग, बहुत अलग चीज होती है। इसको मैं BA2 लेवल पर मुझे बहुत मुश्किल होगा, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, लेकिन जब कभी आप हमसे अलग से बात करेंगे तो मैं आपको सट्टेबाजी या स्पेकुलेशन की टाइप्स, टेक्निक्स, मेथोडोलॉजी बता सकता हूं। व्हाट इज दिस सट्टेबाजी? अगेन द एक्सपेक्टेशंस कम। मैंने बार बार कहा कि केन्स जो है प्रिडिक्शंस और एक्सपेक्टेशंस, इन दो शब्दों को इकोनॉमिक्स में ले आता है, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, आप अखबार में आज पढ़ रहे हैं इस साल आलू की फसल कम हुई, पढ़ते चले जा रहे हैं आलू की फसल कम हुई, पढ़ते चले जा रहे हैं, रोज 4-5 दिन से आप पढ़ रहे हैं, ये आपके दिमाग में कहीं बैठती गई। तो अगर फसल कम हो रही है तो डिमांड तो कम नहीं होगी, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और आलू तो सब लोग खाते ही हैं। दैट मीन्स इसके प्राइसेस आर लाइकली टू इंक्रीज। ये आपके दिमाग में एक क्या बन गया, यू एक्सपेक्ट द प्राइसेस ऑफ पोटैटो टू राइज। अब जब ये आपके दिमाग में बन गया तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि 40,000 किलो आलू खरीद कर एक कोल्ड स्टोरेज में आज रख दें। आज आलू का दाम 10 रुपए किलो है, 40,000 किलो खरीदा तो हमने 40 लाख रुपए लगा दिया। उस पर हमने कोल्ड स्टोरेज का कोई कॉस्ट भी देना पड़ेगा, वॉट एवर इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट दिया। मान लीजिए हमको 10-20 हजार रुपए कॉस्ट और भी देना पड़ गया हमें, तो जो पैसा लगाया हमने, दैट इज वन थिंग। वी वर एक्सपेक्टिंग कि अगली बार ये आलू 15 रुपए किलो हो जाएगा। तो जब ये 15 रुपए किलो हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, कोल्ड स्टोरेज में जाऊंगा, निकालूंगा और इसको बेच दूंगा। तो 40 लाख की जगह मुझे कितना मिलेगा, 20 लाख, यानी 60 लाख मिल जाएगा। मान लीजिए कि इसमें से 1 लाख रुपए मैंने कोल्ड स्टोरेज का किराया दे दिया, तो भी मेरी सेविंग कितनी हो गई, 19 लाख। यानी प्रॉफिट कितना हो गया, ऑलमोस्ट 45%। एक साल में कितना पैसा बढ़ गया, 45%। ब्याज तो 6% मिलेगा, 7% मिलेगा, 8% मिलेगा, बट आई कैन गेट मोर मनी बाई परचेजिंग एन इक्विटी, किसी कंपनी का शेयर खरीद सकता हूं। उन्होंने इन सारी सट्टेबाजियों को एक्सप्लेन करने का एक नया मेथड निकाला, इंटरेस्ट रेट। मार्केट में इंटरेस्ट रेट भी चेंज होगा। इफ द सप्लाई ऑफ मनी इज ग्रेटर देन, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा। आपने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे घटता है, इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी। इफ सप्लाई ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग, कौन इंक्रीज कर रहा है, हेलीकॉप्टर मनी। हेलीकॉप्टर मनी क्यों कर रहा है, ताकि लोग ज्यादा सामान खरीदें। तो अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ रहा है और डिमांड ऑफ मनी कम है, बढ़ता ही चला जा रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता चला जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा तो क्या फायदा हुआ? सपोज करिए कि हमने 10% जब रेट ऑफ इंटरेस्ट था तब हमने एक बॉन्ड खरीदा था, यानी 1,000 रुपए पर हमको 100 रुपए ब्याज मिलना था। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया, मान लीजिए 6 महीने के बाद। तो अब हमें अगर हमको 100 रुपए ब्याज कमाना है तो हाउ मच आई हैव टू इन्वेस्ट, 2,000 रुपीज। तो जो मेरे बॉन्ड की वैल्यू थी 1,000, उसका दाम ऊपर तो 1,000 लिखा है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2,000, बिकॉज नाउ आई कैन अर्न डबल द इंटरेस्ट। जो मेरे को अब 2,000 में मिलेगा, उसकी वजह से 1,000 में मिल रहा है। द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड हैज इंक्रीज्ड, एंड वंस द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड हैज इंक्रीज्ड, आई एम हैप्पी। तो जिन लोगों को लगता है कि वैल्यू बढ़ेगी यानी इंटरेस्ट रेट घटेगा, ठीक है ना, वो अलग ढंग से व्यवहार करते हैं। कुछ को लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, अभी हम क्यों खरीदें, जब बढ़ेगा तब खरीदेंगे। आज तो 6% है, कल 10% होगा, तो व्हाई शुड आई शुड कीप मनी लिक्विड। तो जो सट्टेबाजी के लिए अपने पास पैसा रखते हैं, वो कब रखेंगे, जब ब्याज की दर कम होगी। 4% है तो उनको लगेगा 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, या इससे नीचे आने वाले क्या रखेंगे कि इससे नीचे आएगी तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी। अब मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटकर 1% हो गया। अब जब 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया तो कौन सोचेगा कि अब इससे नीचे गिरेगी, कोई नहीं सोचेगा, नो वन विल थिंक। हर आदमी सोचेगा कि इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी।
तो जब बढ़ेगी तो हम इतने नीचे पर क्यों खरीदें, गिरने से लाभ होता है, गिरना है ही नहीं। तो हमको क्या करना चाहिए, वी शुड कीप ऑल लिक्विडिटी विद अस। दिस इज ए ट्रैप। ट्रैप मीन्स नाउ नो वन wants to purchase a bond because no one thinks that the rate of interest is going to decline. So this is a trap when everyone becomes what you call it as a bull, कि अब इसके नीचे भाई नहीं जाएगी, अब 1% से नीचे क्या जाएगी, कोई नेगेटिव रेट तो हो नहीं जाएगा कि हम पैसा भी दें और हमको ब्याज भी देना पड़े, ये तो होगा नहीं। तो इसलिए 1% या आधा % अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है तो व्हाट वी कॉल इट इज ए लिक्विडिटी ट्रैप। When everybody is in a trap, he wants and he thinks कि अगर सट्टेबाजी करना है तो इससे नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं जाएगा, लेट्स वेट फॉर इंटरेस्ट रेट टू राइज। एम आई क्लियर अगेन? यस सर। और कोई सवाल? केन्स पर जितना पूछना चाहो पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि मैं चाहता हूं केन्स तैयार हो जाए, तभी तो मुझे आगे पढ़ाना है, नहीं तो मैं इन्फ्लेशन नहीं पढ़ा पाऊंगा, फिर मैं बैंकिंग भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, और मैक्रो तो चलेगा ही नहीं। मैक्रो में 4 सेक्टर मॉडल मैडम ने पता नहीं पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा दिया। पहला सेक्टर कंजम्पशन, दूसरा सेक्टर सेविंग या इन्वेस्टमेंट, तीसरा सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर जो हेलीकॉप्टर मनी क्रिएट कर सकता है। सर जब इंटरेस्ट रेट 1% हो जाएगा तब तो सब कोई खरीदेगा ना बॉन्ड। क्यों खरीदेगा बॉन्ड? क्योंकि इन फ्यूचर इट इज गोइंग टू इंक्रीज। इसका मतलब बॉन्ड की वैल्यू गिरेगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड की वैल्यू गिरेगी, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता है तो बॉन्ड की वैल्यू गिरती है। यस सर। उल्टी चीजें तो याद ही करनी है। डेट फंड बिटिया वैष्णवी, ये एमए का क्लास नहीं है कि मैं आपको डेट फंड या और कोई चीजें पढ़ाऊं। दैट आई कांट। आप पढ़ेंगी हमसे अलग से, आ जाइए जिस दिन आ जाइए हमारे यूनिवर्सिटी में, हालांकि मैं बहुत कम खाली मिलता हूँ, मैं पढ़ा दूंगा आपको डेट फंड्स, और मैं डेट फंड्स पढ़ाता भी हूँ एमए में। पता नहीं पढ़ाऊंगा कि नहीं, रिटायर होने के बाद कितने दिन पढ़ाऊंगा, आई डू नॉट नो। हेलीकॉप्टर मनी मैंने बिटिया अभी पढ़ाया था, मनस्वी बिटिया। एक आदमी को हेलीकॉप्टर पर 100 के नोट लेकर भारत के गांव में उड़ाने के लिए भेज दिया, और नोट गिराने लगा, है ना। अगर वो नोट गिराने लगा तो जमीन पर किसी को मिलेंगे। मतलब ये है कि देखिए पैसा कब मिलता है, व्हेन यू अर्न इट। अर्न कैसे करते हैं, या तो लैंडलॉर्ड होंगे या तो वेज अर्नर होंगे, माने कोई काम होगा ना उसके बदले पैसा मिलेगा ना, कैपिटलिस्ट होंगे, व्हाटएवर यू आर। तो अगर आप काम करते हैं तो पैसा मिलता है, लेकिन अगर भगवान बारिश कर दे, है ना, हीरों की बारिश कर दे केवल आपके घर में, तो बड़ा मजा आपको आ जाएगा। लेकिन हेलीकॉप्टर मनी मतलब सिंपल ये है कि व्हेन गवर्नमेंट इज प्रिंटिंग मोर मनी टू क्रिएट ए मनी इल्यूजन, सबको बांट रहे हैं, है ना, काम नहीं किया उनको भी बांट रहे हैं, बिना बात के बांटते चले जा रहे हैं, ताकि क्या हो कि लोगों के पास जब पैसा आएगा तो उनके दिमाग में एक इल्यूजन होगा, लोग सोचेंगे हम धनी हो गए। होते नहीं है, क्योंकि जब कमोडिटी मार्केट में नहीं है तो एक ही चीज होगी, प्राइस बढ़ेगा। मार्केट में कमोडिटी 1 घंटे में थोड़ी बढ़ जाएगी। गेहूं बढ़ने के लिए 6 महीने चाहिए, चावल बढ़ने के लिए 6 महीने चाहिए, मेज बढ़ने के लिए 1 महीना चाहिए, तो टाइम चाहिए ना। तो अगर आज मनी बढ़ा, कमोडिटी नहीं बढ़ी, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। शक्तिश्वर चौधरी बोलो भाई, पूछो जल्दी पूछो। रेज हैंड करने का मतलब होता है क्वेश्चन पूछो। वेज फंड थ्योरी, अच्छा ठीक है, पहले शक्तिश्वर का हो जाए। हाँ बताओ सर, गलती से प्रेस हो गया है। ओ गलती से हो गया। हाँ तो दूसरा वेज फंड थ्योरी, एक लड़की ने सवाल पूछा, वो मैं बता देता हूँ बेटा। वेज फंड थ्योरी जो थी, एक तरीके से, फिर से मैं कहता हूं, इट्स ए क्लासिकल सिस्टम है ना। हमने आपको बताया कि क्लासिकल्स एक बड़ी इक्विलिब्रियम की चीज में बिलीव करते हैं, हमेशा कहते हैं इक्विलिब्रियम माने अ पॉइंट जहां से कोई हटना नहीं चाहता। Equilibrium is a point where demand is equal to supply. When you are at the best point, equilibrium can be defined in so many ways. अब जो इक्विलिब्रियम है वो डायनेमिक भी हो सकता है, लेकिन मैंने बताया कि क्लासिकल थ्योरी तो हमेशा बात करती है स्टैटिक, तो वो लोग स्टेशनरी इक्विलिब्रियम में बिलीव करते थे। ये जो स्टेशनरी इक्विलिब्रियम है ये कैसे होता है, जरा मुझे समझने की कोशिश कीजिए। सपोज आप एक फार्मर हैं, सपोज लेट्स थिंक इन ए मैनर, आप एक फार्मर हैं,
आपने इस साल मान लीजिए 1000 किलो 10,000 किलो गेहूं पैदा किया, तो जो भी गेहूं पैदा किया उसमें से आपने लैंडलॉर्ड को रेंट दे दिया, चलिए खत्म हो गई बात। अगर आपने कोई ट्रैक्टर वगैरह किराए पर लिया है तो उसका किराया दे दिया आपने, चलिए वो भी खत्म हो गया। क्योंकि आपने साल भर काम किया तो उसके बदले में आपने अपने लिए कुछ प्रॉफिट रख लिया, दैट इज अगेन फिनिश्ड। मान लीजिए कि टोटल 1,00,000 रुपए में से ये सारा खर्चा हो गया 40,000। You have now 60,000 rupees with you. Now what Ricardo says is that this 60,000 is the wage fund, माने हमने वेज के लिए कोष रख दिया है जिसको हम अगले 3 महीने में या अगले 1 दिन में या 2 दिन में खर्च करेंगे, जितने दिन में भी चाहेंगे खर्च करेंगे। Now this is wage fund. अब ये जो वेज फंड है किस काम आएगा? वेजेस देने के काम आएगा। अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि मान लीजिए 10,000 आदमी आए काम करने, तो आपको वेज फंड तो आप पे 60,000 है, तो आप सबको कितना दे देंगे? 6 रुपए दे देंगे। मान लीजिए 5,000 लोग काम करने आए तो वेज फंड ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे? आप सबको 12 रुपए दे देंगे। अगर 30,000 आदमी आ गए तो 2,000 रुपए दे देंगे, क्योंकि जो वेज रेट होगा वो क्या होगा? वेज फंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ लेबरर्स। अब इसमें जो बेसिक एजम्पशन है वो गलत है। बेसिक एजम्पशन क्या है कि वेजेस जो हैं वो फ्लेक्सिबल हैं। ज्यादा लोग काम करने आ जाएंगे, कम वेज दे देंगे, कम लोग काम करने आ जाएंगे, ज्यादा वेज दे देंगे। यानी जो वेज फंड है वो पूरा का पूरा खर्च होना है। एक वर्कर आया तो 60,000 दे देंगे, 2 वर्कर आया तो 30,000 दे देंगे, माने पूरा वेज फंड विल बी इन्वेस्टेड ऑन वेजेस। तो अगर कम लोग आएंगे तो ज्यादा वेज दे देंगे, ज्यादा लोग आएंगे तो कम वेज दे देंगे, यानी वेज रेट इज फ्लेक्सिबल। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम जानते हैं कि ये थ्योरी गलत है। कम से कम वेजेस जो हैं वो डाउनवर्ड स्टिकी माने कोई कम लेने को तैयार नहीं होगा। अगर आज आपके घर में कोई मजदूर काम करता है और 2,000 रुपए आप उसे महीने देते हैं, कोई वर्कर काम करता है, उससे कहिए कि अगले महीने हम आपको 1,900 देंगे, वो काम छोड़ देगा, चाहे कुछ हो जाएगा, ही विल नॉट टेक इट। तो वेजेस आर डाउनवर्ड स्टिकी, नंबर 1। नंबर 2, अगर वेजेस एक लेवल से कम हो जाएंगे तो क्या होगा? इसी को हम कहते हैं सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस, जीवन निर्वाह सिद्धांत। तो रिकार्डो वगैरह के सारे सिद्धांत कैसे थे? ऑटोमेटिक। वो कहते हैं 60,000 रुपए था और आगे 30,000 लोग काम करने, सबको 2-2 रुपए दे दिया। अब जब 2-2 रुपए दे दिया तो खाना तो खा नहीं पाएंगे, तो कम से कम इसमें से 10,000 आदमी मर जाएंगे। तो अब पॉपुलेशन कितनी बचेगी? 20,000। सबको कितना मिलने लगेगा? 3-3 हजार मिलने लगेगा। मान लीजिए अभी भी खर्चा नहीं चल रहा है तो 10,000 और मर गए। अगर वेजेस कम होंगी तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, और अगर वेजेस ज्यादा होंगी तो आदमी क्या करेगा? खूब खुश होगा और बच्चे पैदा करेगा, तो लेबर ज्यादा हो जाएगी, नंबर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो उनकी जो वेज फंड थ्योरी है वो सबसिस्टेंस वेजेस थ्योरी है कि हमेशा वेजेस विल बी इक्वल टू द लेवल ऑफ सबसिस्टेंस। इससे ज्यादा मजदूरी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ज्यादा मजदूरी मिलते ही लोग पॉपुलेशन बढ़ा लेंगे और कम मिलते ही लोग मर जाएंगे। तो जो वेज फंड थ्योरी है बेसिकली इट्स ए सबसिस्टेंस बेस्ड थ्योरी given by Ricardo and others, which suggests that wages are flexible. They change according to the number of people, the total population. If the population rises, the wages go down and people die. If the population is low, wages are high, people enjoy life and have more population. The workers will always get wages equal to the subsistence level, that is जीवन निर्वाह. Now this theory is very narrow, naturally, क्योंकि उनको इक्विलिब्रियम दिखाना था तो उन्होंने इस तरह की एक थ्योरी दी है कि देयर इज ए वेज फंड। और कोई सवाल? पूछ लीजिए, आज कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज मेरा ब्लैक बोर्ड काम नहीं कर रहा, व्हाइट बोर्ड काम नहीं कर रहा। मैं पढ़ाना चाहता था मनी सप्लाई आज। आई डोंट थिंक देयर इज एनी मोर क्वेश्चन टुडे। हाँ, स्टेबल एंड कांस्टेंट का अंतर बताना, चलिए ये भी बिल्कुल आसान है। अगर हम ये कहें 1 मिनट के लिए कि जो 7 अक्षर है, जो हमारा एक न्यूमरल है 7,
तो ये जो 7 है, दिस विल मंगलम विल टॉक अबाउट इट ए बिट लेटर। जो 7 है इसको हम हमेशा कांस्टेंट क्यों कहते हैं? दुनिया में और कोई भी नंबर या तो 7 से बड़ा होगा या तो 7 से कम होगा। इट हैज ए प्लेस, इट्स कांस्टेंट। तो हम लोगों ने एक एक्सियम लिया हुआ है कि 7 ऋषि थे, सप्त ऋषि मंडल। देयर आर 7 ऋषिज इन इंडिया जो आसमान में तारा बन गए और वो एक ही जगह पर रहते हैं। ध्रुव तारा क्या है? एक ही जगह पर रहता है। हमने इन चीजों को, ऐसी चीजों को हम लोगों ने मान लिया। अर्सा मेजर एनीथिंग वी कैन टॉक ऑफ इट। तो हम लोग इन चीजों को क्या कहते हैं? कांस्टेंट, है ना। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक दिन में टोटल आरबीआई ने 100 करोड़ के नोट प्रिंट किए, यानी 100 रुपए के 1 करोड़ नोट प्रिंट किए, तो वो क्या कहलाएगी? कांस्टेंट नंबर। तो नंबर कैन बी कांस्टेंट, वेरिएबल्स कैन बी कांस्टेंट। 3 वेरिएबल लिया, बस 3 ही कांस्टेंट वेरिएबल लिया, 3 से चौथा नहीं लिया। पोजीशंस कैन बी कांस्टेंट, ये अलग चीज है। लेकिन यही नंबर स्टेबल भी हो सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, इस समय मान लीजिए कि मेरे क्लास में 139 स्टूडेंट्स हैं। मान लीजिए अगली साल में पढ़ा रहा हूं तब भी 139 स्टूडेंट्स हैं। तो इसको हम कांस्टेंट नहीं कहेंगे, इसको हम स्टेबल कहेंगे। क्योंकि जो पिछली साल BA2 में थे वो अगली साल नहीं रहेंगे, वो अगली साल BA3 में चले गए होंगे। उनमें से हो सकता है कोई BA2 में रह गया और बाकी सब 3 में चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। तो स्टेबल माने व्हेन द रेट ऑफ चेंज इज कांस्टेंट। कॉन्स्टेंसी इसमें भी है, बट व्हेन द रेट इज कांस्टेंट इट इज कॉल्ड एज स्टेबल। तो स्टेबल पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में स्टेबल पॉपुलेशन 2042 में आएगी और उस समय भारत की जनसंख्या 170 मिलियन होगी। तो उसके बाद पॉपुलेशन 170 मिलियन ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा, नए बच्चे आएंगे, उतने ही लोग मर जाएंगे। तो रेट ऑफ चेंज, दैट मींस द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल बी द रेट ऑफ डिक्रीज इन पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज स्टेबल। सो द चेंज इन बर्थ एंड द चेंज इन डेथ, जब रेट ऑफ बर्थ एंड रेट ऑफ डेथ एक बराबर हो जाएगा तो पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी। बट दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज कांस्टेंट। बर्थ्स आर डिफरेंट, हर दफे चेंज होता रहेगा। आई थिंक आई मेड इट क्लियर। यस सर। चलिए खत्म करिए, अब आज नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इट्स उर्सा मेजर, यस आई नो मनस्वी। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ राइट। मैं तो एग्जांपल्स देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। दैट इज मेरा मतलब। देखिए इकोनॉमिक्स के पढ़ने का ये होता है कि अगर आप पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। पढ़ने में मजा आना चाहिए। केन्स को पढ़ने के बाद तो बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। आई लाइक टू टीच दिस सब्जेक्ट। अब छोड़ भी दें, 9:37 हो रहा है, आज हमारा क्लास चल नहीं पा रहा है, तो आज हम छोड़ ही देते हैं। इसलिए नहीं, बिकॉज माई क्लास आई ट्राई टू फिक्स दिस प्रॉब्लम टुडे, है ना। आई ट्राई टू फिक्स इट, टुमारो आई टेक माई क्लास अगेन। हो जाएगा, मेरा कोर्स हो जाएगा, मैं और चीजें भी पढ़ा दूंगा, जस्ट डोंट वरी। और जब ऑफलाइन होगा तो ज्यादा कर लेंगे, तब ज्यादा कर। सर आपने कीन्स के बारे में कुछ मटेरियल सेंड करने को कहा था। नहीं कहा था निवेदिता जी। मटेरियल सेंड तो हम कभी कोई कर ही नहीं सकते। जिसको लेना हो मेरे डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में आए और ले ले। हम अपने पास से मटेरियल नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरे को PDF बनाना और ये सब काम करने का टाइम कभी नहीं मिलता। तो यू कैन कम टू द डिपार्टमेंट, आई विल प्रोवाइड इट टू यू, एनीबडी। शेयर मार्केट, अरे बाप रे बाप, शेयर मार्केट इज नॉट। अभी तो मैंने फाइनेंशियल मार्केट पे गया ही नहीं हूँ। मैं पढ़ाऊंगा बेटा, अभी इन्फ्लेशन के बाद बैंकिंग आएगा। जब बैंकिंग आएगा तो मैं सब चीज को थोड़ा इंट्रोड्यूस करूंगा। आई डू इट, आई इंट्रोड्यूस ऑल दोस टॉपिक्स। मैं पढ़ाता हूँ तो डिटेल में पढ़ाता हूँ, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। सो निवेदिता पांडे, थैंक यू सो मच एवरीबडी। शक्तिश्वर चौधरी, विभोर पुरवाल, थैंक यू ऑल। नैरो मनी, ये मेरा, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच नेक्स्ट। आई एम गोइंग टू टीच नेक्स्ट, दिस इज द टॉपिक मनी सप्लाई दैट आई टीच। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।